देखिए पहली बात तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एक परमानेंट बॉडी है नहीं, ये एक टाइम पीरियड के लिए चुनी जाती है 5 साल के लिए। ठीक है, लोकसभा भी 5 साल के लिए चुनी जाती है और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ये भी 5 साल के लिए चुनी जाती है। मतलब ये एक कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। जनरल इलेक्शन के बाद जो इसकी पहली मीटिंग होती है, पहली मीटिंग से लेके 5 साल तक ये चीज़ रहती है और उसके बाद ये डिजॉल्व हो जाती है और फिर अगले इलेक्शन होंगे। कहने का मतलब ये है कि भैया लोगों को भी 5-5 साल पे मौका मिलता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का। एक एक्सेप्शन था इसमें 2019 से पहले कि जम्मू एंड कश्मीर के संविधान के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका टेन्योर 6 साल का था, लेकिन चूंकि अब जम्मू एंड कश्मीर एक अलग स्टेट रहा ही नहीं है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है और वो भी लद्दाख का इलाका उसमें से हट चुका है, तो अब वहाँ पे चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। तो मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा दोनों के लिए जैसे ही 5 साल बीते ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाएगा और नए इलेक्शन होंगे। अभी 5 साल बीतने से पहले भी उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। 5 साल बाद जो डिसोल्यूशन होगा वो तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। लेकिन 5 साल से पहले भी उस चीज को डिसॉल्व किया जा सकता है, किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। और वो कैसे किया जा सकता है ये मैंने आपको बता रखा है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बोल दें कि भाई दिस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डजंट रिप्रेजेंट्स द विश ऑफ द पीपल, तो नया इलेक्शन करवाइए। इस केस में डिसॉल्व किया जा सकता है। हालांकि अगर रिकमेंडेशन दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ने तो वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नर के ऊपर। तो सीधी सीधी बात यह है कि भैया 5 साल तक रहेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। उससे पहले भी गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है और नए इलेक्शंस हो सकते हैं। उससे पहले गवर्नर कुछ बेसिक पैरामीटर्स पे डिसॉल्व करेगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल के आगे किसी सिचुएशन में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है और नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही पार्लियामेंट ने एक लॉ बना रखा है तो ऐसे केसेस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर को 1-1 साल से बढ़ाया जा सकता है। अब मान लीजिए दोस्तों वही बात है ना, सेंटर के लेवल पे नेशनल इमरजेंसी में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो मान लीजिए चाइना और इंडिया में फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाता है और वो वॉर केवल लद्दाख में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी हो रहा है, इंडियन ओशन में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया। भगवान करे कभी ऐसी सिचुएशन ना आए, मगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस समय पे इलेक्शन कौन सोचेगा? उस समय पे मान लीजिए किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर खत्म भी हो रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली 1 साल के लिए आगे एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई है, अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म तो नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने तक ही आपकी वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रह सकती है। उसके बाद तो नई असेंबली को आपको अलर्ट करके आना ही पड़ेगा। मतलब कि एक बार इमरजेंसी खत्म हुई उसके 6 महीने के अंदर नई असेंबली के इलेक्शन हो जाने चाहिए और नई असेंबली चुन के आ जानी चाहिए। ये तो बात हो गई ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ड्यूरेशन ऑफ काउंसिल की बात कर लेते हैं। जैसे राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ जहाँ पे भी ये होती है बाई कैमरल लेजिस्लेचर में, वो भी एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, वो भी डिसॉल्व नहीं होती। मेंबर्स का टेन्योर 6 साल का होता है, हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स यहाँ से रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, जो सीट्स वैकेंट होती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जहाँ जहाँ भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहाँ पे या तो फ्रेश इलेक्शंस के थ्रू आप सीटें भरोगे या नॉमिनेशंस के थ्रू आप सीटें भरोगे। नॉमिनेशन मैंने आपको बताया है ना, 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉमिनेटेड एंड 5/6 मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये मैंने पिछली ही वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। जो लोग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिटायर कर रहे हैं उनको दोबारा इलेक्ट भी किया जा सकता है और उनको दोबारा नॉमिनेट भी किया जा सकता है। और मैंने आपको पहले बता दिया था गवर्नर अगर किसी मेंबर को नॉमिनेट करता है तो उसने किस आधार पर नॉमिनेट किया है उस आधार को कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता। फिर बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर का आपको मेंबर होना है तो आपके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। वो क्वालिफिकेशंस क्या है? तो सबसे पहले तो आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। उसके बाद आप एक ओथ एंड अफर्मेशन को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए ओथ एंड अफर्मेशन को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपने ओथ और अफर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ओथ एंड अफर्मेशन में क्या करोगे आप? तो टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और इन दो चीज़ों में सारी चीज़ें आ गई। मतलब ट्रू फेथ एंड एलिजियंस, संविधान की आप सारी बातों को मानोगे, ठीक है, इंडिया की अखंडता और संप्रभुता का आप ख्याल रखोगे, मान रखोगे। तो एक तो ये ओथ एंड अफर्मेशन वाला हो गया, एक सिटीजनशिप वाला होगा। तीसरा पॉइंट क्या है
कि अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप के लिए लड़ रहे हैं, आपकी उम्र 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप के लिए लड़ रहे हैं, आपकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और पार्लियामेंट में अगर कोई और क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब कर रखा है तो वो भी आपको माननी पड़ेगी। अब बात आई कि पार्लियामेंट ने कोई और क्वालिफिकेशन, इसमें क्या है, ये जो चौथा पॉइंट नीचे दे रखा है, आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, ही मस्ट पजेस अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। इसका मतलब ये रहा दोस्तों, देखिए पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बना रखा है, ये कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो कि पूरी होनी चाहिए अगर किसी मेंबर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है। तो देखिए अगर एक पर्सन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप के लिए इलेक्ट किया जा रहा है तो ये ज़रूरी है कि वो उस स्टेट की किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज अ वोटर रजिस्टर्ड हो, एज एन इलेक्टर रजिस्टर्ड हो। मतलब कि अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है आपको, तो उत्तर प्रदेश में एज अ वोटर आपका रजिस्टर होना ज़रूरी है। या फिर अगर आप गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जा रहे हैं उस स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो भैया आप उस स्टेट में रहना जरूरी है। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। आप देखिए जैसे कि मैं मुंबई में रह के जॉब कर रहा हूँ, बट मैं वोट कहाँ डाल सकता हूँ, लखनऊ में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, तो ये मेरा अधिकार है। लेकिन मैं लखनऊ में रेजिडेंट नहीं हूँ, मैं मुंबई में रेजिडेंट हूँ। तो अगर आपको गवर्नर का नॉमिनेशन चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो आपका उस स्टेट में रहना जरूरी है। लेकिन अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में इलेक्ट होना है, भले वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो उस केस में एज अ वोटर आपको रजिस्टर जो होना जरूरी है उस पर्टिकुलर स्टेट में। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर आपको इलेक्ट होना है तो आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस स्टेट की एज एन इलेक्टर रजिस्टर्ड हो। तो भैया उत्तर प्रदेश की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको उत्तर प्रदेश की ही किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। फिर अगर कोई एक सीट एससी या एसटी कास्ट के पर्सन के लिए रिजर्व्ड है तो केवल एक एससी और एसटी कास्ट का पर्सन ही उस पर कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है, कोई और कंटेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, एक एससी एसटी कास्ट का पर्सन एक जनरल सीट के ऊपर कंटेस्ट कर सकता है, बट एक एससी एसटी सीट के ऊपर एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट कंटेस्ट नहीं कर सकता। फिर डिस्क्वालिफिकेशन बात की जाए कि संविधान के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के लिए आप डिस्क्वालीफाई कब हो जाओगे, अगर आपने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पकड़ रखा है। इफ यू आर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देन ऑब्वियसली यू आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो तो भैया आप स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं बन सकते। एक बात याद रखिएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में यूनियन मिनिस्टर्स और स्टेट के मिनिस्टर्स नहीं आते हैं। तो अगर अमित शाह जी की बात की जाए, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि अमित शाह जी के पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। समझ गए ना आप बात को। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार समय समय पे लेजिस्लेशन लाके डिसाइड कर सकती है, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं। दूसरा, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, मतलब कोई अनसाउंड माइंड का है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि आप पैसे की डीलिंग में इन्वॉल्व थे और उस पैसे की डीलिंग से आप को कोर्ट ने बरी नहीं किया है, मतलब कहीं ना कहीं आपने लोगों का पैसा खा रखा है और आपने पैसा लौटाया नहीं है, तो उस केस में भी आप एसएलए या एसएलसी के मेंबर नहीं बन सकते। एसएलए एसएलसी मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी यही बोलूंगा मैं, बार बार बड़ा बोलना पड़ रहा है। उसके बाद अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो आप एसएलए एसएलसी के मेंबर नहीं बन सकते। या फिर आप भारत के नागरिक थे, आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली वॉलंटरली, उस केस में आपको एसएलए एसएलसी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, और मेंबर हो तो मेंबरशिप चली जाएगी। या फिर आप अपना एलिजियंस कर लेते हो किसी फॉरेन स्टेट की तरफ, आपके ऊपर देशद्रोह के इल्जाम लग जाते हैं, उस केस में भी आपके पास एसएलए एसएलसी की मेंबरशिप चली जाएगी। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी नियम कानून के अंदर अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपके पास से एसएलए एसएलसी की मेंबरशिप चली जाएगी। अब फिर वही बात आ गई कि पार्लियामेंट के द्वारा कौन से नियम कानून है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया पार्लियामेंट में, और उसके अंदर कुछ नियम कानूनों को इंक्लूड किया गया है। ये नियम कानून कौन कौन से हैं, इलेक्शन के दौरान अगर ये पाया जाता है कि आप किसी इलेक्शन ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हो, किसी करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, तो उस केस में
आपको गिल्टी करार करके स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनाने से मना किया जा सकता है, या फिर आप मेंबर हो तो आपको हटाया जा सकता है। फिर भाई अगर आपको 2 साल से ज़्यादा की सजा हुई है, किसी ऑफेंस में आपने जेल काटी है 2 या 2 साल से ज़्यादा की, तो उस केस में भाई आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे टू बी अ मेंबर ऑफ एसएलए और एसएलसी 2 साल की सजा काटने के बाद 6 साल तक के लिए। ये मैंने पहले भी बता रखा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1991 के अंदर अगर आपको किसी ऑफेंस में चार्ज किया गया, कन्विक्ट किया गया, 2 साल की सजा सुनाई गई, कम से कम 2 साल की, तो भैया 2 साल की सजा और उसके बाद 6 साल आप मेंबर नहीं बन सकते, न एसएलए के न एसएलसी के। लेकिन अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर उठा के जेल में डाल दिया गया तो वो एक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या बोलता है कि एक पर्सन एक क्राइम कर सकता है, इसलिए उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो एक पर्सन एक क्राइम कर सकता है बट उसने वो क्राइम किया नहीं है, तो चूंकि क्राइम नहीं किया है तो आप एसएलए एसएलसी में मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो। फिर अगर आपसे इलेक्शन एक्सपेंसेस, देखिए जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं आपसे इलेक्शन एक्सपेंसेस पूछे जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूछ सकता है आपसे। तो अगर समय पे आपने अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को जमा नहीं किया उस केस में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में वर्क्स और सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखाते हो उस केस में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आप किसी एक ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो, मैनेजिंग एजेंट हो या प्रॉफिट में इन्वॉल्व हो जिस कंपनी में सरकार के 25% शेयर हैं, उस केस में आपसे एसएलए या एसएलसी की मेंबरशिप छीनी जा सकती है। अगर आप पहले किसी गवर्नमेंट सर्विस में थे और गवर्नमेंट सर्विस में आपने करप्शन किया, करप्शन में आपके ऊपर आपकी विजिलेंस फाइल खुली, विजिलेंस फाइल्स में आपको दोषी माना गया और आपको नौकरी से निकाल दिया गया, करप्शन किया आपने, डिसलॉयल्टी की स्टेट को, उस केस में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप एसएलए एसएलसी के मेंबर नहीं बन सकते। अगर ये मालूम पड़ा है कि आप घूसखोरी के ये इशू में इन्वॉल्व हो, अब पॉलिटिशियंस तो सारे ही घूसखोर हैं ये बोला जाए, बस कहने की बातें हैं, ये नियम कानून लिखे हुए हैं कि भैया अगर आप घूसखोरी में इन्वॉल्व हो, अगर देखा गया कि आप कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे दंगे भड़का रहे हो, लड़ाई करवा रहे हो, उस केस में आपको एसएलए एसएलसी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। अगर आप सती, डाउरी और अनटचेबिलिटी जैसे क्राइम्स को प्रीच और प्रोफेस करते हो उस केस में आपको एसएलए एसएलसी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। और जब बात आती है किसी भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन की ऑन दिस बेसिस, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन लिया जाएगा। एक पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ एसएलए और एसएलसी डिस्क्वालीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिसीजन यूनिलैटरली नहीं ले सकता गवर्नर। इस डिसीजन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिकमेंडेशन लेना जरूरी है। तो गवर्नर पहले ओपिनियन लेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और मेजॉरली गवर्नर के ओपिनियन के हिसाब से गवर्नर अपना फाइनल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओपिनियन के हिसाब से गवर्नर अपना फाइनल ओपिनियन देगा। फिर बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। कौन कौन से बेसिस पे, देखिए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से जीते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से जीतने के बाद आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर देते हो तो 10th शेड्यूल की प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर लग जाएंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर मैं ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में वीडियो बना चुका हूँ, इसको मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। ये जो डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स है ये अप्लाई कौन करता है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में स्पीकर और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में चेयरमैन। लेकिन स्पीकर और चेयरमैन जो भी डिसीजंस लेंगे व्हेन इट कम्स टू एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। किहोतो होलोहान वर्सेस जसीलू का जो केस था 1992 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पीकर या चेयरमैन किसी को डिफेक्ट करते हैं एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स में तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं ओथ और अफर्मेशन की। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर जब स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनेगा तो ही विल सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन में वो क्या लेगा, ये 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है भाई। लेकिन मान लीजिए एक मेंबर ने ओथ नहीं ली और ओथ न लेने के बाद वो पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोसीडिंग्स में, तो पहली बात तो अगर एक मेंबर ने ओथ नहीं ली है अपने मेंबर बनने के बाद एसएलए एसएलसी की, तो उस केस में वो वोट नहीं डाल सकता स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और मान लीजिए दोस्तों कि वो वोट डालता है या असेंबली की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करता है और उसने अब तक ओथ नहीं ली है, उस केस में उसको 500 रुपए की पेनाल्टी लगाई जा सकती है पर डे की। तो भैया 500 रुपए की पर डे की पेनाल्टी लगाई जा सकती है एक एसएलए या एसएलसी के ऊपर अगर वो बिना ओथ को लिए सब्सक्राइब किए
विदाउट सब्सक्राइबिंग द प्रिस्क्राइब्ड ओथ और अफर्मेशन वो वोट डाल रहा है अपने हाउस में, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करा तो 500 रुपये प्रतिदिन की पेनाल्टी लगेगी। उसके बाद उसे पता है दैट ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द मेंबरशिप, उसके बावजूद उसने इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते और वो बैठ रहा है, बाद में डिस्क्वालीफाई हो गया, बाद में डिस्क्वालिफिकेशन के समय पता चला कि उस मेंबर को मालूम था कि वो एलिजिबल नहीं है मेंबरशिप के लिए, तब भी वो लड़ा जीता, उस केस में भी जितने समय के लिए वो SLA SLC रहा 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। या फिर तीसरा पॉइंट, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ के चलते अगर उस पर्सन को पता है कि वो हाउस में मेंबरशिप के लिए या हाउस में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है और फिर भी वो बैठ रहा है तो उसके ऊपर 500 रुपये प्रतिदिन की पेनाल्टी लगाई जा सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को सैलरीज भी मिलती है, अलाउंसेस भी मिलते हैं, समय समय पर स्टेट लेजिस्लेचर इन अलाउंसेस को डिसाइड करता है। फाइनली आ जाते हैं कि एक SLA और SLC अपनी सीट को कब वैकेट करेगा। डबल मेंबरशिप, एक मेंबर एक समय पे ना मतलब एक ही समय पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों का मेंबर नहीं हो सकता, ना ही वो एक समय पे स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है, वो किसी एक का मेंबर रह सकता है। तो या तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर रह सकता है या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन सकता है। तो अगर दोनों का मेंबर बन जाता है तो ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मल कर केसेस में उससे पूछा जाएगा आप किसके मेंबर बनना चाहते हो। अगर वो अपनी चॉइस को एक्सरसाइज नहीं कराता है तो उस केस में उस स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी कानून होगा उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि SLA और SLC किस हिसाब से डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स लग जाती हैं ऑटोमेटिकली उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी, उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। रेजिग्नेशन मतलब एक मेंबर अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो तो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन एड्रेस करेगा, अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है तो चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन एड्रेस करेगा और उस रेजिग्नेशन में लिखेगा कि भैया मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूँ। अगर उसका रेजिग्नेशन चेयरमैन या स्पीकर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये मान लिया जाएगा उसकी सीट खाली हो गई। लेकिन चेयरमैन और स्पीकर को अगर ये लगता है कि उसका रेजिग्नेशन जेन्युइन नहीं है, अगर चेयरमैन और स्पीकर को ये लगता है कि उसका रेजिग्नेशन उसके ऊपर इन्फोर्स किया गया है या बैक एंड से उसको प्रेशराइज किया गया है, तो उस केस में चेयरमैन और स्पीकर उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकते हैं। उसके आगे एब्सेंस, अगर 60 दिन से ज़्यादा के पीरियड के लिए एक पर्सन एब्सेंट हो जाता है फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ SLA और SLC, उस केस में उसको हाउस की मेंबरशिप से हटाया जा सकता है, उसकी सीट को वैकेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे सारे प्रोविजंस नहीं बताए गए, इसमें एक प्रोविजन और है जो कि मैंने सेंटर में आपको बताया था कि जब हाउस एडजर्न है 4 दिन से ज़्यादा के लिए, तो अगर 4 दिन से ज़्यादा के लिए हाउस एडजर्न है तो वो पीरियड 60 दिन में कैलकुलेट नहीं होगा, 4 दिन तक का जो पीरियड है वो 60 दिन में कैलकुलेट होगा। उसके बाद भाई बात की जाए अदर केसेस, कुछ केसेस में एक SLA या SLC को अपनी सीट छोड़नी पड़ जाएगी अगर उसके इलेक्शन को किसी कोर्ट ने वॉइड कर दिया, मतलब किसी कोर्ट ने इंक्वायरी की और ये बोला कि भाई ही वॉज नॉट एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ SLA और SLC, सो हिज इलेक्शन इज वॉइड। दूसरा, उसको हाउस से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया किसी वजह से। तीसरा, या तो वो प्रेसिडेंट बन गया है इलेक्शन में चुन के या वाइस प्रेसिडेंट बन गया। तो चूंकि अगर आप प्रेसिडेंट बन गए हो या वाइस प्रेसिडेंट बन गए हो तो आप ना SLA के मेंबर रह सकते हो ना ही SLC में रह सकते हो, और अगर मान लीजिए आपको किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया तो भी आप SLA और SLC नहीं रह सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। आगे मैं आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। गुड बाय।